हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6, जिसमें हम देखेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्या, कब और कैसे, है ना। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूंगी कि इसमें आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैप का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मैप को कैसे देखा जाता है, पढ़ा जाता है, ज्योग्राफिकल पार्ट का, है ना। क्योंकि वो बिना उसको जाने आप आगे नहीं पढ़ सकते हैं। ये सब थोड़े जो छोटी छोटी नॉलेज है, ये सब चीज़ है आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है आपका फर्स्ट चैप्टर, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ओके, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तो पहले क्या होता था कि मतलब वही बताया जा रहा है आपका, पहले कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, है ना, टेलीविज़न देख सकते हो। अभी क्या ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, है ना, जानकारी हो या याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था या कैसे आप जानेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, यानी बहुत पहले क्या हो रखा था। तो अतीत के बारे में जानने के लिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, अतीत के बारे में कुछ जानना है तो जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों के शिकारियों यानी पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, है ना, यानी उस समय के जो पुरोहित थे, शिल्पकार थे, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिक के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। ज़रूरी नहीं तभी आप वीडियो गेम्स खेलते हो, ये उस समय नहीं हुआ करते थे। उस समय के क्या खेल हुआ करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सा नाटक देखते थे या फिर कौन सा गीत सुनते थे उस समय। मतलब आपके जो अतीत था, जो बहुत साल पहले, उसमें आपके क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, आप उसको कैसे जान सकते हो। ठीक है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपका ये नर्मदा नदी, है ना, नर्मदा नदी के बारे में बोला जा रहा है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेटक भी किया करते थे। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता था, आपका अनाज नहीं था। ओके, क्या था, अनाज नहीं हुआ करता, तो वो लोग क्या करते थे, फल और जड़, यानी जो आपके जड़ होते हैं फलों के, उस पर क्या होते थे, निर्भर हुआ करते थे। और क्या करते थे, वो आखेटक यानी शिकार किया करते थे। ये उस समय क्या था, उनका भोजन हुआ करता था। उसके बाद आपका ये क्या बोले, नर्मदा नदी। ठीक है, तो आपका नर्मदा नदी इसमें कहाँ है, आप इसको देखेंगे, है ना। आपका चंबल नदी कहाँ है, महानदी कहाँ है, ये सब आपका जो मैप है, आपको इसमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, वरना इसके बगैर आप क्या कर पाएंगे, इसमें आप अच्छा समझ नहीं सकेंगे, है ना। जैसे आपका नर्मदा नदी है तो क्या है, ये आपका ये है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैप देखने आना चाहिए। सिंधु नदी कहाँ है, किरधार कहाँ है, सुलेमान कहाँ है, काबुल नदी कहाँ है, ये सब क्या है, आपको छोटी मोटी मैप देखने आना चाहिए। ओके, चलो आगे देखते हैं हम क्या है इसमें। नर्मदा नदी को हम देख लिए। पहले क्या था, इसमें आपको खाना तो नहीं हुआ करता था, भोजन में क्या लेते थे वो लोग, शिकार किया करते थे, फल, जड़, है ना, ये सब चीज़ें क्या करते थे, खाते थे वो। उसके बाद क्या आपका सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ कहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपाजना आरंभ किया था। ओके, गेहूं और जौ जैसी फसलों का फर्स्ट बार स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले उगाना प्रारंभ किया था। और उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को पता लगाओ बोल रहा है इसमें, है ना, पता, मतलब आपको इसमें जानकारी होना चाहिए। जैसे पहले आपको क्या बोला इसमें, किरतर पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक, तो आपको क्या बोल रहा है इसमें, देखो लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों को पहले क्या किए थे, गेहूं और जौ जैसी फसलों का उगाना प्रारंभ किया था। ठीक है, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों कहाँ कहाँ पे आपका देखो, इसमें मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आपको मैप देखने इसमें आना चाहिए। आपका क्या है, ये देखो किरथर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है,
उसके बाद आपका क्या बोल रहा है इसमें, गारो, उत्तर पूर्व में क्या है आपका गारो, और क्या है मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है, आपका मध्य भारत में क्या है, ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, आप इसको देखेंगे क्योंकि इसके सहारे आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, देखो इसमें किरथर पहाड़ियों में क्या किया आपको, सबसे पहले तो गेहूं और जौ फसलों का उपार्जन प्रारंभ किया गया। उसके बाद क्या किया गया, गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया गया है। ओके, तो विंध्य पहाड़ियों में क्या है, कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियों को उन्हें कहते हैं। देखो, सिंधु नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। इसमें क्या बोला जा रहा है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। लगभग कितना, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आप ध्यान देना, जब भी विकास हो जरूरी नहीं है सबका एक साथ ही हुआ हो, है ना, समय समय पर अलग अलग समय पर हुआ है। जैसे कुछ वर्ष पहले क्या करते थे, फलों पर थे, फिर शिकार पर थे, उसके बाद गेहूं और जौ को उपजाना प्रारंभ किया। और अभी क्या किया जा रहा है इसमें, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों नगरों का विकास लगभग कब हुआ है आपका, 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। ओके, इसमें देखो गंगा तथा इसकी सहायक नदी कहाँ पे, देखो गंगा और सहायक नदी, आप इसको मैप को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा गंगा और सहायक नदी कहाँ है। ठीक है, ये रहा आपका सोन नदी। चलो, गंगा के दक्षिण इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, आपका क्वेश्चन ही पूछा जाता है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में आपका क्या है, ये बिहार, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, है ना, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी क्या करते थे, वह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, वो क्या करते थे, यात्रा किया करते थे। कभी लोग काम की तलाश में भी तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। और कुछ लोग क्या थे, उसमें रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावास भी क्या करते थे, यात्रा किया करते थे। इन यात्राओं के लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। जाहिर सी बात है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, वहाँ पे आप मिलेंगे लोगों से, आप उनके विचारों को समझेंगे क्या है। ठीक है, उसके बाद आप देखो इसमें आधुनिक भारत किसको कहा जाता है, तो इसमें आपका आधुनिक भारत में क्या आएगा आपका, इसमें एशिया में आधुनिक भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। क्या क्या आएगा आपका इसमें आधुनिक भारत में, एशिया में, है ना, आधुनिक भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। चलो आगे देखते हैं। इसमें पहाड़ियों पर्वत में इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार कर पाना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू जा सके, है ना, समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर में बहुत कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ पे बस भी गए हैं। ठीक है, मतलब ये समझने के लिए है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो आपको पूछ लिया जाता है, जैसे आपका सबसे पहले फल उगाया गया है कि जो फसल है ना, कहाँ पे उगाया गया, कौन सी नदी पे उगाया गया है, नदी के किनारे, ये सब चीज़ें आपको पूछा जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है इसमें, देखो देश के नाम क्या क्या है, कैसे पढ़ा है, ये इसमें क्वेश्चन आपका आता ही है।
जैसे अपने देश के लिए हम प्राय क्या बोलते हैं, इंडिया तथा भारत जैसे नामों को प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किससे बना है, तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस, है ना, क्या बोला है, सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसको आप ध्यान देंगे। इसमें क्या कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है आपका। ठीक है, किस में मिलता है आपका, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, जाहिर सी बात है अतीत के बारे में जानने के लिए क्या होगा, इसमें अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तरफ तारीख, अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना, या उसके हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो मतलब जो भी हाथ से लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, पांडुलिपि। जैसे ये रहा आपका, ठीक है, पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ है, ठीक है, इसे निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। मतलब उसमें क्या था, कोई पेन मतलब कोई पेपर नहीं हुआ करता था उस समय। जो भी आपका पांडुलिपियाँ जो भी लिखे जाते थे आपके, इसमें किससे, भूर्ज नामक पेड़ की छाल से और भोजपत्र पर लिखे जाते थे। जैसे ये है आपका भोजपत्र है, ठीक है, तो यही बता रहा है आपका ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, ये रहा आपका। ठीक, तो यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की एक छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये भुर्ज पेड़ की है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें जाहिर सी बात है जो पहले लिखा जाता था हाथों से, क्या होता था, वो पांडुलिपि था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं जो प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं शब्द हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। ठीक है, अब इसमें क्या आपका अभिलेख के बारे में बताया जा रहा है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर व धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कृष्ट किए मिलते हैं। अभी क्या है आपका, जैसे आप रोड बनाते हैं, वहाँ पे अगर आप रोड बनाते हैं तो रोड के साइड में देखना एक पत्थर का छोटा सा बना हुआ होता है। उसमें क्या किया जाता है, उभरा हुआ रहता है और उसमें क्या लिख दिया जाता है, ये आपका गांव है। ये से आप जाते हुए कभी देखना, नोटिस करना, उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, वही बताया जा रहा है। इसमें पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कृष्ट किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कृष्ट करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे इसमें। ठीक है, जैसे इसमें देखो, ये लगभग कब का है, तो आपका 2250 वर्ष पुराना है, अभिलेख है। वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर इसमें करवाया गया था। ठीक है, शासक के विषय में इसमें पढ़ने के लिए क्या है, देखो, लिपि का प्रयोग करते थे। लिपियाँ अक्षरों तथा संकेतों की बनी होती थी। ये उस समय पे जो ये उत्कृष्ट करवाया गया है इसमें।
पढ़ते थे और यह एक भाषा का प्रयोग करते थे। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों का भाषाओं में है। ठीक है, क्या क्या है आपका? अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है इसमें। ठीक है, ये आपका अभिलेख के रूप में है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। आप ध्यान देंगे इसमें, जो ऐसी वस्तुओं का पता लगाता है, अतीत में बनी हुई प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं जिसका अध्ययन किया करता है, पता लगाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो पुरातात्विक कहा जाता है ना। तो क्या है? ये पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों को भी इसमें दिखाया गया। ये रहा आपका, ये आपकी मिट्टी से बना है ना, ये है आपका, ये भी है। तो आप देखेंगे इसमें एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है और इस तरह से पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं और क्या है आपका? पुराना चांदी का सिक्का है। ओके, क्या है आपका? चांदी का सिक्का है जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का काफ़ी ज़्यादा भिन्न है। अभी हमारा क्या होता है? इस टाइप का होता है ना सिक्का, उसमें अलग तरीके के वो चिन्ह होते हैं, उसमें कितने का है वो लिखा होता है, मगर पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। ठीक है, ये क्या है आपके? उस समय के मूर्तियों का अध्ययन करते थे और औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों का भी इसमें प्राप्त किया जाता था। छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। जैसे आपके मिट्टी का है, ये घड़ा है ना, ये जल्दी नष्ट नहीं होता था। ये है आपका, देखो। ठीक, पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों के हड्डियों ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल पाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, पुरातात्विक को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले हैं। जैसे देखो इसमें क्या बोला गया है? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते हैं, है ना, स्रोत के प्राप्त होते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं, मतलब उस बारे में हम क्या करते हैं? जानते हैं। इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत की जानकारी का प्रयास करते हैं, है ना, जानकारी को जानने का प्रयास करते हैं उस समय कि क्या कैसे रहा है। उसके बाद क्या आपका? अतीत एक या अनेक है, इसके बारे में देखते हैं। अतीत के बारे में क्या बताया गया है? क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक अपने अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ठीक है, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसे तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह लोगों के लिए इस अतीत का अलग अलग मायने था। उदाहरण के लिए जैसे पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से क्या होता था? व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का क्या करते थे? पालन करते थे। जैसे इसमें देखते हैं, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में क्या है? रहने वाले लोग क्या करते हैं? खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, जैसे क्या है अभी भी विद्यमान है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें तिथियों का मतलब क्या है। आपका इसमें भी क्वेश्चन आता है, क्या आपका तिथियों का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम क्या करोगे? तुम शायद उस दिन, तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। किससे की जाती है? तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद।
ठीक है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के सभी तिथियों को ईसा पूर्व या पहले, है ना, क्या होता है ईसा पूर्व, क्या होता है ईसा पहले, उनके जन्म के। इस पुस्तक में क्या है, 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इसीलिए क्या है, आपको इसमें पढ़ने से पहले ये आपको जानकारी होना चाहिए कि आपका इसमें ईसा पूर्व क्या है और आपका क्या है ये ईस्वी क्या है। ठीक है, ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है, ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे इसमें आपका क्या है, ये आपको तिथियों का जानकारी मतलब आपको बोल रहा है, जैसे आपका ईसा मसीह के जन्मदिन का डेट है। ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे। ईसा मसीह के जन्मदिन का डेट है ये, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो भी है आपका, जैसे ये रहा आपका, है ना, ये क्या आपका 1 2 3 4 ये आपका है। तो ये आपका क्या है 1 2 3 4, ये आपको क्या करेंगे, ये ईस्वी में लेंगे। ईस्वी मतलब ये आपका क्या है एडी में है, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, किस में है, एडी में। ये आपका 1 2 3 4 क्या होते जाएगा आपका, ये 2024 तक चला जाएगा। जैसे आपका करंट अभी 24 चल रहे हैं। ठीक है, किस में चले जाएगा आपका, तो ये 2024 में चले जाएगा। मैं इसको फिर से खींच दे रही हूँ। ठीक है, जैसे ये रहा आपका 1 2 3 4 इसमें लेंगे ना, 1 2 3 4, अब से आपका करते कितने चले जाएगा, ये 2024 में चले जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, ये ईस्वी में एडी में आएगा। क्या है आपका, एडी ईस्वी में आएगा। ओके, ये आपको इसमें समझाना चाह रहे हैं। ये ईसा मसीह का ये जन्मदिन का डेट है, और इसके बाद जो है ना, तो ये क्या आपके एडी है। ठीक है, ये क्या है आपका बाद में आता है। इसको ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद हर वर्ष को ईस्वी में काउंट किया जाता है। ये है आपका। ठीक, और ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है, ये जन्मदिन का डेट है, इसके पहले जो आते हैं इसमें क्या आएंगे आपका, जैसे इसमें आप ले सकते हैं 1 2 3 4, इसमें आप 3000 4000 ऐसे यानी 5000 तक भी इसको आप काउंट कर सकते हैं। आपका क्या होता है, ये ईसा पूर्व होता है ये। ठीक है, क्या है आपका, ये ईसा पूर्व है, इसको बीसी बोला जाता है, और ये क्या है आपका एडी है। ये आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, ईसा पूर्व आपका क्या है, ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद हर वर्ष को ईसा पूर्व में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। और क्या है, ये एडी को ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद हर वर्ष को ईस्वी में काउंट किया जाता है। ये रहा आपका एडी और बीसी। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि तिथि का कौन सा डेट में, है ना, कब लिया जाता है। या आप इसको 2000 इसको बेस मानेंगे बीच में। ठीक है।